बुजुर्ग सहाफ़ी, सीनियर एंकर जिनकी सारी उम्रें गुज़र गए हैं, वो इस बात पे बज़ीद हो गए हैं पिछले कुछ दिनों से कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपने हलके से, ग्वाल मंडी से भी इलेक्शन हार जाएँगे, सियासत उनकी 0-0 हो गई है। इसमें कितनी रियलिटी है कि नवाज़ साहब मतलब कि अपने हलके से भी इलेक्शन हार जाएँगे? कितनी नहीं, बड़ी मैं ना उन सियासी वो जो जो आपने जिन सीनियर लोगों का नाम लिया, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि क्या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ग्वालमंडी से हार सकते हैं इलेक्शन? देखिए, पाकिस्तान में बड़े-बड़े मुआवज़ात हुए हैं। हुँ, अभी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वो जो कहते हैं ना, वो समुंदर की या आपके तालाब के अंदर दाखिल नहीं हुए हैं। अभी हुँ, मियाँ साहब का एक बड़ा नाम है। मियाँ साहब के बड़े फॉलोवर्स हैं। मियाँ साहब को पसंद करने वाले, चाहने वाले बहुत लोग हैं। अब डिपेंड करेगा कि मियाँ साहब पाकिस्तान आते हैं और जब इन क्राइसिस से निकल कर वो अवाम में जाते हैं, तब ये फैसला सामने आ सकता है कि मियाँ साहब कहाँ खड़े हैं, आया वो इलेक्शन जीतेंगे या हारेंगे। अभी से वो सहाफ़ी जो जुगादर अपने आप को उनको हरा रहे हैं, मेरा ख़्याल है उनकी बहुत बड़ी भूल है, उनकी गलतफ़हमी है। मियाँ साहब एक बड़ा नाम है सियासत में, और ज़ाहिर है कि जब वो आएँगे और वो काम करेंगे, तो वो एक जगह से नहीं, कई जगह से जीतने की पोज़ीशन में होंगे। लेकिन ये उस वक़्त डिपेंड करता है जब वो समुंदर में उतरेंगे। अभी से उनके बारे में ये कह देना कि वो ग्वालमंडी से हार जाएँगे, मेरा ख़्याल है उन तज़ियाकारों से आप हाथ जोड़ के कहिए कि अपना तज़िया अपने पास ही रखें भैया। ये अगर जो उनको जब घोड़े पे आदमी बैठता है और जब भागता है तो फिर जीतेगा ना, उस वक़्त देखा जाएगा। अभी से आप बिल्कुल फैसला कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत जवाब दिया आपने। कुछ मैंने भी ऐसे ही जवाब दिया था कि क्या वो चले गए हल्के में, लोगों ने इनकार कर दिया। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो तब फैसला कीजिएगा, अभी फैसले ना सुनाएँ तो फिर मेरे खिलाफ एक बड़ा लंबा-चौड़ा उन्होंने कॉलम बिल्कुल लिख सही। दिया सोशल मीडिया के हवाले से। लेकिन आपका जवाब इतना परफेक्ट है कि मुझे मेरा मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपका माथा चूम क्या वो वापस आ गए हैं? क्या उन लोगों के पास चले गए तो अभी से उनके बारे में फैसला सुनाना अच्छा नहीं है? बड़ा खूबसूरत जवाब डॉक्टर साहब। बिल्कुल, देखिए यही वो बात है ना जो होनी चाहिए। जब वो जाएँगे तब लगेगा ना पता, अभी तो वो आए ही नहीं है, उतरे ही नहीं है, तो अभी से फैसला सुना देना, और नहीं जी वो तो हार जाएँगे, ये लोगों ने ऐसे रिजेक्ट कर ऐसे बड़े सियासी जुगाड़ू से कहो कि अपनी दुकान बंद करें और घर में बैठ जाएँ। सामने सब कुछ बहुत वाज़ेह है और काज़ी साहब इसमें बड़ी तकरीरें कर चुके हैं ऑलरेडी अगर देखा जाए तो। कोई असर नोटिस नहीं लेना चाहिए मियाँ साहब की इन केसेज़ पर? देखिए, ऐसा नोटिस के हवाले से आपको पता है कि कानून एक नया बना हुआ है, उसके हवाले से अब जो है ना वो चीफ जस्टिस के हवाले से जो है अभी चल भी रहा है कि जनाब उस इस किस्म के नोटिसेस को जो है ना माज़ी में लिए गए हैं और अपने मकासद के लिए और अपनी एक ले लिए। देखिए, 2 ही तरीका है मियाँ नवाज़ शरीफ। मैंने आपसे ये कहा कि आइन और कानून, अगर जी, आइन और कानून मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ़ देता है, तो फिर काज़ी साहब उस जगह पे खड़े होंगे। और अगर जी, काज़ी साहब से कोई एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि वो अता बंदयाल बनकर जो है वो इमरान खान की तरह मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के सपोर्ट में कूद पड़े, तो ये उनकी गलतफ़हमी है। मियाँ काज़ी फ़ायज़ी साहब कभी भी अपने जो भी उनका टेन्योर है उसमें वो कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जो आइन और कानून के खिलाफ हो। अब आती है बात कि क्या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आइनी और कानूनी तौर पर उनको रिलीफ़ मिलता है? मैं तो पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ कि 62(1) का जो उनका आपके फ़ैसला था, जो दिया गया था, वो गैर आइनी है। यकीनन और जो उनके साथ अल अज़ीज़िया और इवन फ़ील्ड्स में फ़ैसले दिए गए थे, वो भी हमने अपने प्रोग्राम में साबित किया कि वो किस तरीके से गलत हुए हैं। तो यकीनन इस वक़्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब रहम करम पे हैं, लेकिन अगर वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ से बैठकर उनको कानूनी रिलीफ़ मिल जाएगा, तो वो इस तरह नहीं है। काज़ी ठीक, फ़ाइज़ ईसा आइन और कानून पे चलते हुए यकीनन फ़ैसला अगर देंगे तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के फ़ेवर में आ सकता है, लेकिन उसके 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो ये है कि जी लार्जर बेंच बने और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के 62(1) का केस जो है वो वहाँ पर आए और यकीनन फिर जो लार्जर बेंच फ़ैसला करे वो है। गलत फ़ैसला करे या सही फ़ैसला करे, 189 के तहत वो माना जाएगा। काज़ी साहब उसमें बैठकर अपना क्या फ़ैसला देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब लार्जर बेंच बनता है, फ़र्ज़ कीजिए 7 जजेस काज़ी साहब उसमें रखते हैं और 4 दिन से 3 से ये फ़ैसला दे दिया जाता है कि नहीं जी मियाँ नवाज़ शरीफ की सज़ा सही है, तो फिर इसका मतलब है हम ये कहेंगे कि वो ये फ़ैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और लेकिन 189 के तहत खुद काज़ी साहब कह चुके हैं कि गलत फ़ैसला हो या सही हो, मानना तो पड़ेगा क्योंकि आइन कहता है। तो ठीक। आइनी तरीका है। दूसरा, पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट हो जाए 62(1) के हवाले से, जो कि सिंपल मेजॉरिटी से हुई थी, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा पार्लियामेंट का। और फिर अब वो पार्लियामेंट शायद ना मिले मियाँ नवाज़ शरीफ को, क्योंकि इमरान खान के जाने के बाद अब
पीपल्स पार्टी या दूसरी सियासी जमात PMLN के लिए एक बड़ी अपोजिशन बनेगी, तो वो तो रिलीफ नहीं देंगी 2/3 में। तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट से 2/3 मेजॉरिटी लेना मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अब नामुमकिन है। लेकिन लार्जर बेंच बन सकता है और उसका एक कानूनी तरीक़ेकार होगा कि वो आकर यहाँ पर आया रिव्यू एंड जजमेंट के बाद, उसके बाद अपील हो सकती है, नहीं हो सकती है। आया सुप्रीम कोर्ट किसी पेंडिंग केस पे जो 62(1)(f का ऑलरेडी एहसन गून का मौजूद है, उस केस के ऊपर लार्जर बेंच बना के फैसला दे, ये कानूनी मामलात हैं। और यकीनन हमारी यही बात है कि जब ये मामला कानून की तरफ जाएगा तो उस लिहाज से हमसे अगर एज ए तालिब इल्म पूछें तो 62(1)(f के तहत दिया जाने वाला मियां नवाज शरीफ को सज़ा जो है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। बाकी रही बात कि जो मुख्तलिफ अदालतों में केसेस हैं उससे काजी पायजीसा का कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो इन चीज़ों में इंटरफेयर करेंगे अनटिल अनलेस कि जब वहाँ से अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आती है। वो अता बंदयाल तो है नहीं कि इमरान खान का केस जो है वो एक ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बेंच बनाकर बैठ गए हम ख्यालों के और वॉच कर रहे हैं इस्लामाबाद को भी। तो वो मेरा कहने का मतलब है वो उनसे नहीं मिलेगा। और जहाँ तक जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक है, जनरल आसिम मुनीर ना तो जनरल बाजवा है, ना जनरल आपके ज़ियाउल हक हैं, ना परवेज़ मुशर्रफ हैं और ना जनरल राहील हैं, वो जनरल आसिम मुनीर हैं। और इस वक्त उनका जो अमल है वो ये बता रहा है कि वो किसी सियासी जमात को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। सियासी जमात अपना रोल अदा करें, जो भी उनका रोल है। वो इस वक्त मुल्क को जो भी हुकूमत है, जैसे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया और पाकिस्तान को मुआशी मसाइल से निकालने की कोशिश की। अब निगरां हुकूमत है, वो निगरां हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान को मुआशी मसाइल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि जनाब जनरल आसिम मुनीर उनकी हिमायत में आ जाएँ या उनके मुखालफत में हो जाएँ, मेरा ख्याल है जनरल आसिम मुनीर अपना काम कर रहे हैं। कल अगर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बन जाती है तो जनरल आसिम मुनीर अगर जनरल होते हैं तो वो भी मियां साहब के साथ या आसिफ जरदारी के साथ या बिलावल के साथ या मरियम के साथ या खुद शहबाज के साथ आने वाली हुकूमत के साथ वो काम करेंगे। उनकी यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकले। तो वो किसी के हिमायत में या किसी मुखालफत में नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात है कि अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसा एक्शन लिया गया या कोई ऐसी स्टेटमेंट दी गई या PMLN की तरफ से जो कि मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी की जाए। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एहतसाब बहुत ज़रूरी है, लेकिन एहतसाब के लिए वक्त होता है। मुझे ज़रा सिर्फ ये बता दीजिए कि वो कुएं वाली मिसाल आपने दी थी, सवाल ये पैदा होता है कि कुएं वाली मिसाल में तो पहले आप खुद जिम्मेदार हैं। आप जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे चुके हैं, आप जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे के वो जुर्म का हिस्सा है, अब आप कैसे सज़ा देंगे उनको? तो आप नहीं दे सकते सज़ा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम समझते हैं कि कुत्ते वाली बात यहाँ पर इसलिए फिक्स नहीं होती है क्योंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं। अभी मैं एक छोटी-सी बात आपको बताऊँ कि क्या वजूहात है कि 16 महीने में जनरल आसिम मुनीर आपके साथ थे लेकिन क्रैकडाउन नज़र नहीं आया। ना माफियाज़ के खिलाफ, ना ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, ना स्मगलरों के खिलाफ, किसी के खिलाफ आया? नहीं आया। लेकिन केयर टेकर हुकूमत के आते ही अभी कितने दिन हुए उनको आए हुए? 1 महीना, 2 महीना, आप देख लें कि एक्शन शुरू हो गया। उसकी वजह ये कि सियासी जमातों को अब अपना क़िबला दुरुस्त करना पड़ेगा। जो भी सियासी जमात है, जो भी सियासी लीडर हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि आया कौन लोग उनकी इस वक्त सफ़ों में शामिल हैं जो माफियाज़ का हिस्सा है, जो जागीरदार, सरमायादार वडेरे हैं, जो सियासी जमातों का आपका तहफ़्फ़ुज़ लेकर खुद सियासी जमातों के लिए जो है वो नुकसानदेह बनते हैं। तो ऐसे लोगों से निकलना पड़ेगा। तो मेरा ख़्याल ये है कि बिल्कुल कुत्ता निकालें, लेकिन आप उस सिस्टम को प्रोटेक्ट ना करें ना। 16 महीने में आपने नैब की तरमीम की, इमरान खान ने एमनेस्टी की तरमीम की, तो इमरान खान का 3 साल 7 माह देख लें और 16 माह देख लें। कौन सा आम पाकिस्तानी के लिए आपने कानून साजी की है? प्रोसीजर एंड रिव्यू एंड जजमेंट, नैब के कानून और जितने कवानीन आपने बनाया है वो तो आपने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है, पाकिस्तानी अवाम के लिए तो नहीं बनाया है। और ये इसलिए कि पार्लियामेंट में मौजूद हर सियासी जमात में, लीडरशिप को नहीं कह रहा, हर सियासी जमात के अंदर बड़ी तादाद ऐसी है जो माफियाज
का तहफ़्फ़ुज़ करती है, जो जागीरदार, वडेरे, सरमाएदार बैठे हैं। पहले तो आपको अपनी पार्टी में तोड़ना पड़ेगा, वहाँ से कुत्ता निकालना पड़ेगा। तो वो कुत्ता निकालिए, आइए, निज़ाम आप ही बनाते हैं ना। आज आप चाहें तो पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से पार्लिमानी निज़ाम को उठाकर सदारती डाल दें, सदारती को आप सिंगल डाल दें, डबल डाल दें। निज़ाम तो आप बनाते हैं, निज़ाम को प्रोटेक्ट भी आप करते हैं, निज़ाम को गाली आप क्यों देते हैं? निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं कि एक आम पाकिस्तानी पढ़ा-लिखा जो है वो ओहदेदार भी बने और पाकिस्तान की हुकूमत में भी आए, तो ये आप ही लोगों का काम है कि आप निज़ाम का हिस्सा बनाएँगे। तो कुत्ता मारने से पहले आप अपने इर्द-गिर्द तो देखें कि कितने कुत्ते आपके इर्द-गिर्द माज़रत के साथ सूअर म कुत्ता तो बड़ा वफ़ादार जानवर है, उसको खामख़ा बदनाम किया गया है। सूअर कितने बैठे हुए हैं, उनको तो निकालें माज़रत के साथ। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक डिक्टेटर के बनाए हुए काले कानून को उसमें करेक्शन करना उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो आपने अपने लिए तब्दील किया है, लेकिन आपसे इख्तिलाफ नहीं है। कौन-सा डॉक्टर साहब काला कानून डिक्टेटर ने बनाया है जो आपने दुरुस्त कर दिया? मुझे बताइए ना, डॉक्टर साहब कौन-सा? मैं तो आपसे जसारत नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसमें बड़ा होमवर्क रखता हूँ। देखिए, डिक्टेटर ने अगर काला कानून बनाया तो वो ख़त्म कर दिया गया, यानी 58(2)B को आपने वज़ारत-ए-उज़्मा बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए और ऐसा कानून जो डिक्टेटर पाकिस्तान के आइन के खिलाफ बना रहा है उसको तोड़ दें। लेकिन आप ये देखें ना, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने कितने डिक्टेटर के कानून को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। क्या क्या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने सीनियर मोस्ट जनरल को बनाने से पहले जूनियर को नहीं बनाया? क्या उन्होंने ये रिवाज नहीं कायम किया? क्या वो ये इसका हिस्सा रिवाज नहीं है? डॉक्टर साहब, ये क्योंकि रिवाज पीपल्स तो पार्टी नहीं है? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं थी जो उन्होंने जिसको बनाया था? क्या तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपको कुत्ता या सूअर अपने अंदर से निकालना है जो आपके इर्द-गिर्द बैठे हुए हैं। भाई, तो गलतियाँ आपसे भी हुई हैं, अब आपको भी फैसला करना है। अगर जुडिशरी में जनरल काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आकर एक बड़ा अच्छा जुमला कहा है कि मेरे सामने बहुत बड़ा इम्तिहान है कि मैं अब इस अदालत को का एतमाद अवाम पर बहाल करूं और ऐसे फैसले सामने लेके आऊं जिससे सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बढ़े और इंटरनेशनली उसका गिराफ मजबूत हो। इसी तरह जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आर्मी के में चंद जनरलों ने जिस तरीके से सलूक करके आर्मी को नुकसान पहुंचाया है और उनकी इस इदारे को नुकसान पहुंचाया है, उस नुकसान को ख़त्म करें और ऐसा अमल करें जिसकी बुनियाद पर आर्मी एक अच्छी और प्रोफेशनल आर्मी आगे आए। इसी तरह सियासतदानों में भी जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, वो भी अपने अंदर से सूअरों को निकालें और अपने अंदर जो खराबियां और गलतियां उन्होंने की है उससे सीखें, ना कि वहां बैठकर आप इतने बड़े-बड़े अभी से ऐसे बयानात देंगे और लड़ने और ऐसी चीज़ें देंगे जो वक़्त का तकाज़ा नहीं है। भाई, मैं नहीं कह रहा ये, आपके 1, 2, 3, 4, 5, 7 आदमी ऐसे हैं जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के हैं और मिनिस्टर हैं, जो पीएमएलएन के हैं, वो कहते हैं मियाँ साहब को अभी ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए और मियाँ साहब को जो लोग ऑन घेरे एयर हुए हैं वो ऑन एयर कोई नहीं कहता सर, ऑन एयर ऑफ एयर कौन कहता कहेगा यार? ऑन सर, एयर वही उनको वही तो पता अर्ज़ है, कर रहा हूँ सर। ऑन एयर ठीक तो नहीं कहेंगे ना, कैसे कह सकते हैं बताइए? तो ठीक लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं कि मियाँ साहब आप जब आएँ, आप सियासत देखें, अभी आप बहुत दूर बैठे हुए हैं, मुशीरों पे ना जाएँ, आप पहले अपनी तंज़ीम के ऊपर आएँ, जो बेचारी मरियम नवाज़ अकेले लेके चली है, इनमें से किसी ने साथ नहीं दिया है। आप पहले अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को मज़बूत करें, जब आप मज़बूत हो जाएँ, वोट आपको मिले, आप हुक्मरान बने, एहतसाब करें, आपको किसने मना किया? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे अब ज़रा यही बताएँ कि जब एहतिसाब की बात हो रही है, चीज़ों की बात हो रही है, मियाँ साहब के केसों की बात हो रही है, तो एक सवाल इसमें और ऐड कर लें, जब उन्होंने एहतिसाब की बात की है, वैसे तो जो एहतिसाब की बात होती है, वो रिटायर्ड लोगों की होती है। लेकिन अगर ये मियाँ साहब के केसों में फैसला होता है और मियाँ साहब की बरीयत होती है, वो साबित होता है कि उस वक़्त ये गड़बड़ करके किया गया, जो किया गया, पनामा का फैसला, कामा का फैसला, व्हाटएवर, उसमें एक जज साहब अभी तक अदालत में बैठे हुए हैं। अगर उनकी बारी कैसे आएगी या उनके बारे में अगर कुछ कहा नहीं, वो जाए तो कि लॉ वो मौजूद है। देखिए, सुप्रीम जुडिशियल जी, काउंसिल मौजूद है। आप ठीक, हुकूमत बनाएँ, आप रेफरेंस दाखिल कर दें उनके खिलाफ। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इस वक़्त जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का सरबराह है, वो बड़ा आईनी और कानूनी आदमी है। ठीक, और अभी जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल्स में बहुत सारे केसेस जो मज़ाहिर नकवी और मुनीब अख्तर और खुद एजाजुल हसन और आपके अता बंदयाल के मौजूद हैं, वो खुलेंगे। तो आप जब हुकूमत में आएँ, आप एक रेफरेंस दाखिल करें। आप दा रेफरेंस दाखिल करें एजाजुल अभी जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, रेफरेंस क्यों नहीं दाखिल किया एजाजुल हसन के खिलाफ कि जनाब आप सर्विंग में तो मौजूद हैं, लेकिन आप मॉनिटरिंग जज बने थे और आप शायद उस जवाब का हिस्सा बंदियाल थे, साहब की वजह तो से क्यों नहीं नहीं किया गया। नहीं बंदियाल किया? साहब की तो वजह ये हुकूमत का काम है ना कि वो डाले
सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, वो एक फोरम है जहां पर जजेस का एहतसाब होता है। और अब खुशी की बात यह है कि एक ऐसा चीफ जस्टिस बैठा है जो कि आईनी और कानूनी चीफ जस्टिस है, वो इन जी। चीजों को जरूर देखेंगे। यही सवाल था मेरा, ताकि सुनने वालों को पता हो कि वो जो बात कर रहे हैं उससे कैसे, तो आपने बताया ये एक रास्ता है। डॉक्टर साहब, इंतखाबात का ऑलमोस्ट ऐलान हो गया, कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो गए। अब हम खत्म हो गए हैं, मतलब ये जो जनवरी का आखिरी हफ्ता है इलेक्शन मतलब दिया गया है, इस वक्त पर इलेक्शन हो जाएंगे सर? देखिए, मैं तो पहले एक बात बता दूं आपको कि जी इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन ने डेट नहीं जी। दी है, बल्कि उन्होंने बताया है कि जनवरी के आखिरी महीने में हम सितंबर में ये करेंगे, तो अक्टूबर में ये करेंगे, तो दिसंबर में ये करेंगे, तो जनवरी के आखिरी में इलेक्शन हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनवरी अभी बहुत दूर है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन जो है वो क़ब्ल अज़ वक़्त भी हो सकता है, और हो सकता है कि जनवरी में भी ना हो, मार्च में भी ना हो, आगे चला जाए। तो इलेक्शन के सिलसिले में अभी तक जो है वो क्याओस मौजूद है। इलेक्शन के सिलसिले में अभी तक गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है। कोई वाज़ेह डेट इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी है। जनवरी इस तरह से बहुत पहले भी कुछ कहा गया और उन्होंने उस डेट को आगे बढ़ा दिया। अभी फ़र्ज़ कीजिए कि हल्का बंदियों के सिलसिले में जब ये अनाउंस करेंगे तो उसके बाद अदालतों में लोग जाएँगे, और कोर्ट फ़र्ज़ कीजिए फैसला नहीं करती है, वो डिले करती है, तो फिर कहाँ से इलेक्शन आप करा देंगे? तो बहुत सी चीज़ें अभी रुकी हुई हैं। दूसरी बात, एक बात वाज़ेह तौर पे आपको बता दूँ, ना पाकिस्तान की अवाम, ना बिज़नेस कम्युनिटी, ना सरमायाकार पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहते। वो किसी सूरत में तैयार नहीं है कि इलेक्शन हो। उनको पाकिस्तान की सियासी जमातों से अब कोई लगाव नहीं है। ये मेरी राय नहीं है भाई, इसको ये मत बनाएँ डॉक्टर